हम 9th चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए, तभी हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हम बड़ी बड़ी मीनारों की हाइट, पर्वतों की हाइट, अगर हम इन सब की हाइट मापना चाहें तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के थ्रू मापेंगे। मान लीजिए हमें एवरेस्ट की हाइट मापनी है, तो अब एवरेस्ट की हाइट मापने के लिए क्या करना पड़ेगा। एवरेस्ट की हाइट मापने के लिए हम ऐसा तो है नहीं कि इंची टेप लेके चढ़ जाएं एवरेस्ट पे कि हाँ अब हाइट मापें, तो टेक्निकल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसके लिए एक डिवाइस बनाया था, थियोडोलाइट। इस डिवाइस का काम ये था कि ये एंगल को मेजर करता था। मतलब अगर हम मान लीजिए इसको लेके यहाँ पे अगर कहीं इस पॉइंट पे खड़े हैं तो, और यहाँ पे हमें किसी चीज़ की हाइट मापनी है, तो ये एंगल बता देता था कि ये ज़मीन से कितने एंगल पे, ये जो थीटा है, इसका काम ये होता था। तो इससे हम एंगल की हेल्प से हम माप लेते थे हाइट को। ठीक है, तो अब इसे कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो दो तरह के एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को, और अवनमन कोण बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, मतलब कोई भी है, जैसे मान लिया कोई इंसान है, हम नीचे हैं, इस सी पॉइंट पे हैं। ठीक है, तो हम उस समय ऊपर की तरफ अगर कोई देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए किसी जहाज को देख रहे हैं, तो उस समय हमारा जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मान लिया हम किसी ऊंचाई पे हैं, हम किसी मीनार पे हैं, हम किसी टावर पे हैं, और वहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो उस समय जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इनको समझने का जो तरीका है वो ऐसे है कि ये कोई मीनार है, जैसे कुतुब मीनार दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट पे हम खड़े हैं कोई। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके ऊपर के पॉइंट पे, जो सी पॉइंट पे बिल्कुल टॉप पे अगर देखेंगे, तो उस समय जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि द लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब हम टॉप ऑफ मिरर देखते हैं, स्टूडेंट लुकिंग द टॉप ऑफ द मीनार, हम मीनार की तरफ देखते हैं, तो उस समय जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल ये है और इसके बिलो हम देख रहे हैं, तो उस समय जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब इनके काम क्या क्या होते हैं। एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, होता दोनों एक ही चीज़ कह सकते हैं बहुत रियली, क्योंकि कारण है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे कोई एंगल बनना है थीटा, ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो भी थीटा ही होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक लाइन तीसरी काटती है, तो हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है
A tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. ये एक टावर है, ये एक टावर है, ये भी ठीक है। और ये सी पॉइंट से किसी से ये 15 मीटर की दूरी पे है। और इसके जब हम टॉप पे देखते हैं, ए पे देखते हैं सी से, तो 60 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, हमें बेस दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है एबीसी, तो हमें बेस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ठीक है। हाइपोटेनियस का हमें कोई काम है नहीं है, तो इसको मारो गोली, इससे कोई अभी काम नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस के बीच में दो रिलेशन होते हैं, या तो टेन होता है या कॉट होता है। तो कॉट पे पढ़ना क्यों है, क्योंकि कॉट बेसिक एंगल में नहीं आता, इसलिए टेन को लेते हैं और टेन ही लेते हैं ज़्यादातर लोग। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वी अपॉन बी सी। अब ए वी को ए वी लिख देते हैं, क्योंकि ए वी तो हमें निकालना ही है, ठीक है। ए वी अपॉन बी सी, बी सी हमें दिया गया है 15, कितना दिया गया है 15। टेन 60 की वैल्यू हमें √3 पता है, तो √3 को √3 लिखते हैं और ए वी अपॉन 15, और ए वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15√3, 15√3, ठीक है। तो इतने मीटर हो गया, इतने मीटर, क्योंकि यहाँ पे 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। वही यूनिट लेते हैं जो एक दी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके से √3 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 1.732 होती है, 1.732 का मल्टीप्लाई 15 से कर सकते हैं, तो ये पॉइंट में निकल के आ जाएगी। और 15√3 भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा हमारा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे दिया होता कि √3 इज इक्वल टू 1.732, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना था, उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगले पे कर जाते हैं। अगला है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर below to the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot to pole should we place the foot of the ladder? ठीक है। क्या है, ए डी एक पोल है, और इस पोल की जो लेंथ दी गई है वो हमें दी गई है 5 मीटर। कितनी दी गई है, 5 मीटर। अब इस पोल पे कोई फॉल्ट है, उस फॉल्ट को सही करने कोई इलेक्ट्रिशियन जाती है, ठीक है। और ये हमें बी पॉइंट पे ये जो लैडर है उसको रखती है सीढ़ी, तो ये पॉइंट ए पॉइंट से 1.3 मीटर बिलो है, 1.3 मीटर बिलो है, ठीक है। तो हमें लैडर की हाइट ज्ञात करनी है, और ये जो डीसी है ये कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाएगा पोल से, तो सीडी या डीसी ये हाइट इसकी लेंथ ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी डी क्या हो जाएगा, 5 पूरी ए डी माइनस ए वी 1.3, तो ये हो गया हमारा 3.7 मीटर, ठीक है, 3.7 मीटर। तो ये हमारा आ गया बी डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही जो कर रहे थे, 10 60 डिग्री निकालना है हमें,
तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के लिए BCD के लिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BD, मतलब परपेंडिकुलर हमारा निकल के आया 3.7 और CD अपॉन CD। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन CD। ठीक है, तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, इसमें हमें √3 की वैल्यू 1.37 लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, वो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अब आते हैं हम क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया CD, अब हमें निकालना है BC। तो दो तरीके हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर है, बेस है, हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, या हम कोई दूसरा यूज कर लेते हैं साइन या कॉस, जो भी हमें आसान लगे। CD हमें दिया गया है, मतलब बेस हमें दिया गया है, और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। बेस और हाइपोटेनियस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉस में होता है, तो हम cos 60 का यूज करते हैं और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देते हैं। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस कितना है, CD है, और हमने बेस की वैल्यू निकाली है 3.7 अपॉन रूट थ्री और इनटू हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमारा BC। ठीक है, तो अब हमें cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 3.7 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू BC। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 3.7 इंटू 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो 3.7 अपॉन रूट 3 जो हमने वहाँ पे वैल्यू निकाली है, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इतने मीटर हाइट आ जाएगी, हम सिंपली निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, आप करने की कोशिश करिए। हम सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे आगे, और उनके वीडियोज आप देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।